विद्युत विद्युत का आधुनिक समाज एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह घरों, अस्पतालों, विद्यालयों, उद्योगों तथा ऐसे ही अन्य स्थानों के अनेक उपयोगों के लिए सुविधाजनक और एक नियंत्रित कर सकने योग्य ऊर्जा का रूप है। वह क्या है जिससे विद्युत बनती है, किसी विद्युत परिपथ में से यह कैसे प्रभावित होती है, वह कौन से कारक है जो किसी विद्युत परिपथ की विद्युत धारा के नियमित अथवा नियंत्रित करते हैं। इस अध्याय में हम इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। हम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव तथा इसके अनुप्रयोगों के बारे में भी पढ़ेंगे। विद्युत धारा और परिपथ। हम जल धारा तथा वायु धारा से परिचित हैं। हमें पता है कि बहते हुए जल से नदियों में जल धारा बहती है। इसी प्रकार यदि विद्युत आवेश किसी चालक में से गुजरता है, उदाहरण के लिए किसी विद्युत धातु के तार में से, तब हम यह कह सकते हैं कि चालक में विद्युत धारा है। हम जानते हैं कि किसी टॉर्च में बैटरी अथवा सेल जब उचित क्रम में रखे जाते हैं, टॉर्च बल्ब की दीप्ति के लिए विद्युत धारा अथवा आवेश का प्रभाव प्रदान करती है। हमने यह भी देखा है कि टॉर्च तभी रोशनी देती है जब उसके स्विच को ऑन करते हैं। स्विच क्या कार्य करता है? स्विच बल्ब तथा सेल के बीच चालक संबंध जोड़ता है। किसी विद्युत धारा के बंद तथा सतत पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। अब यदि परिपथ कहीं से टूट जाए अथवा टॉर्च के स्विच को ऑफ कर दे तो विद्युत धारा का प्रभाव टूट जाता है तथा बल्ब रोशनी नहीं देता। हम विद्युत धारा को कैसे व्यक्त करें? विद्युत धारा को एकाक समय में किसी विशेष क्षेत्र में प्रवाहित आवेश के परिमाण द्वारा दर्शाया जाता है। दूसरे शब्दों में विद्युत आवेश के प्रभाव की दर विद्युत धारा कहलाती है। उन परिपथों में जिनमें धातु के तार उपयोग होते हैं, आवेशों के प्रभाव की रचना इलेक्ट्रॉन करते हैं। तथापि जिस समय विद्युत की परिघटना का सबसे पहले निरीक्षण किया गया था, इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अतः विद्युत धारा को धनावेशों का प्रभाव माना गया तथा धनावेश के प्रभाव की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा माना गया है। परिपाटी के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेश है के प्रभाव की दिशा की विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। यदि किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट से समय t में नेट आवेश q प्रभावित होता है, तब उस अनुप्रस्थ काट से प्रभावित विद्युत धारा I को इस प्रकार दर्शाते हैं। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रा कूलाम है जो लगभग 6×10⁻18 इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के समान होता है। हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6×10⁻19 C आवेश होता है। विद्युत धारा को एक मात्रा की जिसे एम्पियर कहते हैं में दर्शाया जाता है। इस मात्रा का नाम फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर रखा गया है। एक एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड एक कूलाम आवेश के प्रभाव से होती है। अल्प परिमाण की विद्युत धारा को मिली एम्पियर अथवा माइक्रो एम्पियर में दर्शाते हैं। परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं उसे एमीटर कहते हैं। इसे सदैव जिस परिपथ में विद्युत धारा मापनी होती है उसके श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। दर्शाए गए चित्र में एक प्रतीकात्मक विद्युत धारा का व्यवस्था आरेख खींचा गया है, जिसमें एक सेल, एक विद्युत बल्ब, प्लग, कुंजी तथा एक एमीटर जुड़े हैं। ध्यान दीजिए, परिपथ में विद्युत धारा सेल के धन टर्मिनल से सेल के ऋण टर्मिनल तक एमीटर और बल्ब से होकर प्रभावित करती है। यह भी जानिए, तार के भीतर आवेशों का प्रभाव। कोई धातु विद्युत चालन कैसे करती है? आप विचार करते होंगे कि निम्न ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों को किसी ठोस चालक से प्रभावित होने में बहुत मुसीबत होती है। ठोस के अंदर परमाणु एक दूसरे के साथ संकुचित होते हैं और इनके बीच बहुत कम स्थान होता है, लेकिन यह पाया गया है कि इलेक्ट्रॉन किसी आदर्श ठोस क्रिस्टल में बिना रुकावट ठीक वैसे ही सरलता से यात्रा कर लेते जैसे कि वे निर्वात में हों। तथापि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन की गति खाली स्थान में आवेशों की गति से बहुत अलग होती है। जब किसी चालक से कोई अस्थायी धारा गुजरती है, तब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित औसत अपवाह चाल से गति करती है। किसी परूपी कॉपर के तार के लिए जिससे कोई लघु विद्युत धारा गुजर रही है, इस अपवाह चाल की जांच की जा सकती है और वास्तव में यह अत्यंत अल्प 1 mm⁻⁻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 ⁻
विद्युत रोशनी देने लगता है।
ऐसा नहीं हो सकता कि विद्युत धारा केवल तब शुरू हो जब कोई इलेक्ट्रॉन विद्युत आपूर्ति के एक टर्मिनल से खुद चलकर बल्ब से होते हुए दूसरे टर्मिनल तक पहुंचे, क्योंकि किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों का भौतिक अपवाह एक बहुत अधिक धीमी प्रक्रिया है। विद्युत धारा प्रभावित होने की यथार्थ प्रक्रिया, जो प्रकाश की चाल के लगभग बराबर चाल से होती है, मंत्र मुग्ध करने वाली है, लेकिन इस पुस्तक के क्षेत्र से बाहर है। क्या आप उच्च स्तर पर इस प्रश्न की गहराई तक पहुंचाना चाहते हैं? विद्युत विभव और विभवांतर, वह क्या है जो विद्युत आवेश को अपने में से प्रभावित कराता है? आइए जल के प्रभाव से सादृश्य के आधार पर इसकी चर्चा करते हैं। किसी कॉपर के तार से आवेश अपने आप प्रभावित नहीं होते, ठीक वैसे ही जैसे किसी आदर्श क्षैतिज नली से जल नहीं गुजरता। यदि नली के एक सिरे को किसी उच्च तल पर रखे जल टैंक से जोड़ दे, जिससे नली के दो सिरों के मध्य कोई दबांतर बन जाए, तो नली के खुले सिर से जल बाहर की ओर निकलता है। वास्तव में किसी चालक तार में आवेशों के प्रभाव के लिए गुरुत्व बल की कोई भूमिका नहीं होती। इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करते हैं जब चालक की अनुदिश विद्युत दाब में कोई परिवर्तन होता है, जिसे विभवांतर कहते हैं। विभव में यह अंतर एक या अधिक विद्युत सेलों से मिलकर बनी बैटरी द्वारा पैदा किया जा सकता है। किसी सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के टर्मिनल के मध्य विभवांतर पैदा कर देती है। ऐसा उस समय भी होता है जब सेल से कोई विद्युत धारा नहीं ली जाती। जब सेल को किसी चालक परिपथ आवेश से जोड़ते हैं, तो विभवांतर उस चालक के आवेशों में गति ला देता है और विद्युत धारा पैदा हो जाती है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए सेल अपनी संचित रासायनिक ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट है, जिसे अलेसांद्रो वोल्ट इटली के भौतिक विज्ञानी के नाम पर रखा गया है। यदि किसी विद्युत धारावाही चालक को दो बिंदुओं के मध्य एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट होता है। अतः 1 वोल्ट = 1 जूल बाय 1 कूलाम। विभवांतर एक यंत्र के द्वारा मापा जाता है जिसे वोल्टमीटर कहते हैं। वोल्टमीटर को सदैव उन बिंदुओं से पार्श्वक्रम में जोड़ा जाता है जिनके मध्य विभवांतर मापना होता है। विद्युत परिपथ आरेख। आप जानते हैं कि कोई विद्युत परिपथ, जैसा कि अनुभव 12.1 में दिए गए चित्र में दर्शाया गया, एक सेल अथवा एक बैटरी, एक प्लग, कुंजी, संयोजी तार तथा विद्युत अवयव अथवा अवयवों से मिलकर बना होता है। विद्युत परिपथों की ऐसी व्यवस्था का आरेख खींचना प्राय सुविधाजनक होता है, जिसमें परिपथ के अलग अलग अवयव को सुविधाजनक प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जाता है। सारणी 1 में सामान्य इस्तेमाल में आने वाले कुछ विद्युत अवयव को निरूपित करने वाले ऋण प्रतीक दिए गए हैं। ओम का नियम। क्या किसी चालक में से प्रवाहित विद्युत धारा और उसके सिरों के बीच विभवांतर के बीच कोई संबंध है? आइए कि क्रियाकलाप द्वारा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्रियाकलाप 1, चित्र में दिखाए अनुसार एक परिपथ को व्यवस्थित कीजिए। इस परिपथ में लगभग 0.5 एम लंबा निक्रोम का तार XY 1 मीटर 4 सेल, जिनमें प्रत्येक 1.5 भी का हो तथा एक वोल्टमीटर जोड़िए। निक्रोम निकेल, क्रोमियम, आयरन तथा मैग्नीज की एक मिश्र धातु है। सबसे पहले परिपथ में विद्युत धारा के स्रोत के रूप में केवल एक सेल का इस्तेमाल कीजिए। परिपथ में निक्रोम तार XY से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के लिए A मीटर का पाठ्यांक, I तार के सिरों के बीच विभवांतर के लिए वोल्टमीटर का पाठ्यांक भी लीजिए तथा इन्हें दी गई सारणी में लिखिए। इसके बाद परिपथ में 2 सेल संयोजित कीजिए। तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा इसके सिरों के मध्य विभवांतर का मान ज्ञात करने के वोल्टमीटर तथा A मीटर के पाठ्यांक नोट कीजिए। उपरोक्त चरणों को पहले 3 सेल और फिर बाद में 4 सेलों को परिपथ में अलग अलग लगाकर दोहराइए। विद्युत धारा I तथा विभवांतर V के प्रत्येक युगल के लिए अनुपात V/I परिकलित कीजिए। इस क्रियाकलाप में आप यह देखेंगे कि प्रत्येक प्रकरण में V/I का लगभग एक जैसा ही मान मिलता है। इस प्रकार V/I ग्राफ चित्र में दर्शाए अनुसार मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सरल रेखा होती है। इस प्रकार V/I का अनुपात एक नियत अनुपात है। जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम ने
1827 में किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई तथा उसके सिरों के मध्य विभवांतर में परस्पर संबंध ज्ञात किया। उन्होंने यह कहा कि किसी धातु के तार में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के मध्य विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, परंतु तार का ताप बराबर होना चाहिए। इसे ओम का नियम कहते हैं। दूसरे शब्दों में समीकरण में दिए गए ताप पर किसी दी गई धातु के लिए R एक नियतांक है जो तार का प्रतिरोध कराता है। किसी चालक का यह गुण है इससे चालक अपने में से गुजरने वाले आवेश के प्रभाव का विरोध करता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम है। इसे ग्रीक भाषा में एक शब्द ओम से दर्शाते हैं। ओम के नियम के अनुसार समीकरण से स्पष्ट है कि किसी प्रतिरोधक में से गुजरने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि प्रतिरोध को 2 गुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा आधी रह जाती है। व्यवहार में कई बार किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को बढ़ाना अथवा घटाना जरूरी हो जाता है। स्रोत की वोल्टता में बिना कोई बदलाव किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले अवयव को परिवर्तित प्रतिरोध कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को बदलने के लिए प्राय एक युक्ति का प्रयोग करते हैं जिसे धारा नियंत्रक कहते हैं। अब हम निम्नलिखित क्रियाकलाप की सहायता से किसी चालक के विद्युत परिपथ के विषय में पढ़ेंगे। क्रियाकलाप 2 एक निक्रोम तार, एक टॉर्च बल्ब, 1 मीटर 0.5 एम परिषद तथा एक 10 वोल्ट का बल्ब, एक प्लग, कुंजी तथा कुछ संयोजित तार लीजिए। 4 सूक्ष्म शेलों को श्रेणी क्रम में एमीटर से जोड़िए तथा चित्र में दर्शाए अनुसार परिपथ में एक अंतराल XY छोड़कर एक परिपथ बनाइए। अंतराल XY में निक्रोम तार को संयोजित करके परिपथ को पूरा कीजिए। कुंजी जोड़िए। एमीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए। प्लग से कुंजी को बाहर निकालिए। परिपथ की धारा मापने के बाद सदैव ही प्लग से कुंजी बाहर निकालिए। निक्रोम तार की जगह पर अंतराल XY में टॉर्च बल्ब को परिपथ में संयोजित कीजिए तथा एमीटर का पाठ्यांक लेकर बल्ब में से प्रवाहित विद्युत धारा का मान नोट कीजिए। अंतराल XY में विभिन्न अवयव को जोड़ने पर एमीटर के पाठ्यांक अलग अलग है। उपयुक्त प्रेक्षण क्या संकेत देते हैं? आप अंतराल XY में किसी भी पदार्थ का अवयव संयोजित करके इस क्रियाकलाप को दोहरा सकते हैं। प्रत्येक स्थिति में एमीटर के पाठ्यांक का परीक्षण कीजिए। इन परीक्षणों का निष्कर्ष निकालिए। इस क्रियाकलाप में हम यह अवलोकन करते हैं कि अलग अलग अवयवों के लिए विद्युत धारा अलग है या भिन्न क्यों है। कुछ अवयव विद्युत धारा के प्रभाव के लिए सरल पथ देते हैं जबकि अन्य इस प्रभाव का विरोध करते हैं। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को किसी परिपथ में गति की वजह से ही परिपथ में कोई विद्युत धारा बनती है। तथापि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होते। जिन परमाणुओं के मध्य में गति करते हैं उन्हीं के आकर्षण द्वारा इनकी गति का पूर्णतः नियंत्रण होता है। इस प्रकार किसी चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की गति उसके प्रतिरोध द्वारा धीमी हो जाती है। एक ही आकार के चालकों में वह चालक जिसका प्रतिरोध कम होता है वह अधिक अच्छा सुचालक होता है। वह चालक जो उचित मात्रा में प्रतिरोध लगाता है प्रतिरोधक चालक कहलाता है। सर्वसम आकार का वह अवयव जो उच्च प्रतिरोध लगता है ऋण चालक कहलाता है। समान आकार का कोई विद्युत रोधी इससे भी अधिक प्रतिरोध लगाता है। वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। क्रियाकलाप 3 एक सेल, 1 मीटर, एक प्लग, कुंजी तथा लंबाई का एक निक्रोम तार चित्र में दर्शाए अनुसार जोड़कर एक विद्युत परिपथ पूरा कीजिए। आप प्लग में कुंजी लगाइए। एमीटर में विद्युत धारा का पाठ्यांक नोट कीजिए। उन कारकों जिन पर किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है का अध्ययन करने के लिए विद्युत परिपथ इस निक्रोम तार को अन्य निक्रोम तार द्वारा प्रतिस्थापित कीजिए जिसकी लंबाई मोटाई बराबर परंतु लंबाई दोगुनी हो, अर्थात 2 मीटर लंबाई का तार लीजिए जिसे चित्र में से चिन्हित किया गया है। एमीटर में विद्युत धारा का पाठ्यांक नोट कीजिए। अब इस तार को बराबर लंबाई L के निक्रोम के मोटे तार में से प्रतिस्थापित कीजिए। मोटे तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा होता है। परिपथ में प्रभावित विद्युत धारा का पाठ्यांक फिर नोट कीजिए। निक्रोम तार के स्थान पर तांबे का तार परिपथ में जोड़िए। मान लीजिए कि यह तार निक्रोम की तार जिस पर चिन्हित है के समान लंबा तथा बराबर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का है। विद्युत धारा का मान नोट कीजिए। प्रत्येक प्रकरण में विद्युत धारा के मानों में अंतर को नोट कीजिए।
क्या विद्युत धारा का मान चालक की लंबाई पर निर्भर करता है? क्या विद्युत धारा प्रयोग में लाए जाने वाले तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है? यह पाया गया है कि जब तार की लंबाई 2 गुनी कर देते हैं तो एमीटर का मान आधा हो जाता है। परिपथ में समान पदार्थ तथा बराबर लंबाई का मोटा तार जोड़ने पर एमीटर का मान बढ़ जाता है। एमीटर के मान में तब भी अंतर आता है जब परिपथ में भिन्न पदार्थ लेकिन समान लंबाई तथा बराबर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार को संयोजित करते हैं। ओम के नियम को अनुप्रयोग करने पर हम यह पता लगाते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। परिशुद्ध मान यह व्यक्त करते हैं कि किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। यहाँ स्थानांतरक है जो चालक के पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता कहलाता है। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर है। यह किसी पदार्थ का महत्वपूर्ण गुणधर्म है। मिश्र धातुओं तथा धातुओं की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है, जिसके परिसर 10⁻⁻8 ओम मीटर से 10⁻⁻6 ओम मीटर है। ये विद्युत की अच्छी चालक है। रबड़ तथा कांच जैसे विद्युतरोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता 10⁻12 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर कोटि की होती है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता तथा प्रतिरोध दोनों ही ताप में परिवर्तन के साथ बदल जाते हैं। सारणी 2 में हम यह देखते हैं कि व्यापक रूप में मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं की तुलना में अधिक होती है। मिश्र धातु का उच्च ताप पर जल्दी उपचयन दहन नहीं होता। यही कारण है कि मिश्र धातुओं का इस्तेमाल विद्युत इस्त्री, टोस्टर आदि सामान्य विद्युत तापन युक्तियों को बनाने में किया जाता है। विद्युत बैलों के तंतुओं के निर्माण में तो एकमात्र टंगस्टन का ही इस्तेमाल किया जाता है, जबकि एल्युमिनियम तथा कॉपर का उपयोग विद्युत संचरण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले तारों के निर्माण में किया जाता है। प्रतिरोधक के निकाय का प्रतिरोध। पिछले अनुभाग में हमने कुछ सरल विद्युत परिपथों के बारे में पढ़ा था। हमने यह देखा कि किसी चालक में से गुजरने वाली विद्युत धारा का मान किस प्रकार उसके सिरों के बीच विभवांतर तथा उसके प्रतिरोध पर निर्भर करता है। विभिन्न प्रकार की विद्युत युक्तियां तथा उपकरणों में हम प्राय प्रतिरोधकों के विविध संयोजन देखते हैं। इसलिए अब हमें यह सोचना है कि प्रतिरोधकों के संयोजनों पर ओम के नियम को किस प्रकार से प्रयुक्त किया जा सकता है। प्रतिरोधकों को परस्पर जोड़ने की 2 विधियां। पीछे दिए गए चित्र में एक विद्युत परिपथ दर्शाया गया जिसमें R1, R2 तथा R3 प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर संयोजित किया गया है। प्रतिरोधकों के इस संयोजन को श्रेणीक्रम संयोजन कहा जाता है। चित्र में प्रतिरोधकों का एक ऐसा संयोजन दर्शाया गया है जिसमें 3 प्रतिरोधक एक साथ बिंदु X तथा Y के बीच जोड़े गए हैं। प्रतिरोधकों के इस प्रकार के जोड़े को पार्श्वक्रम संयोजन कहा जाता है। श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधक जब कोई प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो परिपथ में से गुजरने वाली विद्युत धारा का क्या होता है, उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। आइए इसे निम्नलिखित क्रियाकलापों की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। क्रियाकलाप 4 अलग अलग नामों के अलग अलग मानों के 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित कीजिए। चित्र में दिखाए अनुसार उन्हें एक बैटरी, एक प्लग कुंजी तथा एक मीटर से संयोजित कीजिए। आप 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम आदि मानों के प्रतिरोधकों का इस्तेमाल कर सकते हैं तथा इस क्रियाकलाप के लिए 6 वोल्ट की बैटरी प्रयोग में ला सकते हैं। कुंजी को प्लग में लगाइए तथा एमीटर के माप को नोट कीजिए। एमीटर की स्थिति को 2 प्रतिरोधकों के बीच कहीं भी बदल सकते हैं। हर बार एमीटर के माप को नोट कीजिए। क्या आप एमीटर की विद्युत धारा के मान में कोई परिवर्तन पाते हैं? आप यह देखेंगे कि एमीटर में विद्युत धारा का मान समान है। यह परिपथ में एमीटर की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। इसका तात्पर्य यह है कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ के हर प्रतिरोध में विद्युत धारा बराबर होती है, अर्थात प्रत्येक प्रतिरोध से समान विद्युत धारा प्रभावित होती है। क्रियाकलाप 5। क्रियाकलाप 4 में इस क्रियाकलाप में दिए गए चित्र के अनुसार 3 प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन के सिरों X तथा Y के बीच एक वोल्टमीटर जोड़िए। परिपथ में प्लग कुंजी जोड़िए तथा वोल्टमीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए। इससे हमें श्रेणीक्रम संयोजन के सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात होता है। मान लीजिए यह V है। अब बैटरी के दोनों टर्मिनलों के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। इन दोनों मानों की तुलना करें। प्लग से कुंजी
कुंजी हटाइए तथा वोल्टमीटर को भी परिपथ से निकाल दीजिए। अब वोल्टमीटर को चित्र में दर्शाए अनुसार पहले प्रतिरोधकों के सिरों X तथा P के मध्य जोड़िए। प्लग में कुंजी लगाइए तथा पहले प्रतिरोध को सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। मान लीजिए यह V1 है। इसी प्रकार अन्य दो प्रतिरोधकों के सिरों के मध्य अलग अलग विभवांतर मापिए। मान लीजिए ये मान क्रमशः V2 तथा V3 है। आप यह देखेंगे कि विभवांतर भी अन्य तीन विभवांतरों V1, V2 तथा V3 के योग के समान है, अर्थात प्रतिरोधक के श्रेणी क्रम संयोजन के सिरों के मध्य कुल विभवांतर व्यष्टिगत प्रतिरोधकों के विभवांतर के योग के समान है। मान लीजिए क्रियाकलाप 5 में दिए गए चित्र में विद्युत में दिखाए गए परिपथ से गुजरने वाली विद्युत धारा I है, तब तक प्रतिरोध में से गुजरने वाली विद्युत धारा भी I है। श्रेणी क्रम में जुड़े इन तीनों प्रतिरोधकों को एक ऐसे तुल्य एकल प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध R है से प्रतिस्थापित करना संभव है, जिसे परिपथ में संयोजित करने पर इसके सिरों पर प्रतिरोध भी तथा परिपथ में प्रभावित धारा I रहती है। पूरे परिपथ पर ओम का नियम अनुप्रयुक्त करने पर हमें मिलता है। तीन प्रतिरोधकों पर अलग अलग ओम का नियम अनुप्रयुक्त करने पर हमें मिलता है। इस प्रकार हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जब बहुत से प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो संयोजन का कुल प्रतिरोध R1, R2, R3 के योग के समान होगा और इस तरह संयोजन का प्रतिरोध किसी भी व्यष्टिगत प्रतिरोधक के प्रतिरोध से ज़्यादा होता है, इससे भी ज़्यादा होता है। पाशक्रम में संयोजित प्रतिरोधक। आइए अब अनुभाग 12.6 में दिए गए चित्र में दर्शाए अनुसार जोड़े गए सेलों के एक संयोजन से पार्श्वक्रम में जुड़े तीन प्रतिरोधकों की व्यवस्था पर चर्चा करते हैं। क्रियाकलाप 6 तीन प्रतिरोधकों जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 तथा R3 है का पार्श्व संयोजन XY बनाइए। चित्र C में दर्शाए अनुसार इस संयोजन को एक बैटरी, एक एमीटर तथा एक प्लग कुंजी से संयोजित कीजिए। प्रतिरोधकों के संयोजन के पार्श्व क्रम में एक वोल्टमीटर भी जोड़िए। प्लग में कुंजी लगाइए तथा एमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। मान लीजिए विद्युत धारा का मान I है। वोल्टमीटर का पाठ्यांक भी नोट कीजिए। इससे पार्श्व संयोजन के सिरों के मध्य विभवांतर भी मिलता है। प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों के मध्य विभवांतर भी है। इसकी जांच प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर अलग अलग वोल्टमीटर को संयोजित करके की जा सकती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। प्लग को कुंजी से बाहर निकालिए। परिपथ से वोल्टमीटर तथा एमीटर निकाल लीजिए। चित्र में दर्शाए अनुसार एमीटर को प्रतिरोध RA से श्रेणी क्रम में संयोजित कीजिए। एमीटर का पाठ्यांक I नोट कीजिए। इसी प्रकार R1 एवं R2 में से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा भी मापिए। माना इनका मान क्रमशः I1 एवं I2 है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। हम जानते हैं कि सेल अथवा बैटरी विद्युत ऊर्जा के स्रोत हैं। सेल के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनल के मध्य विभवांतर उत्पन्न करती है, जो बैटरी से संयोजित किसी प्रतिरोधकों के किसी निकाय अथवा प्रतिरोध में विद्युत धारा प्रभावित करने के लिए इलेक्ट्रॉनों में गति स्थापित करता है। हमने अनुभाग 12.2 में यह पढ़ा है कि परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए स्रोतों को अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करते रहना पड़ता है। यह ऊर्जा कहाँ चली जाती है? विद्युत धारा बनाए रखने में इस्तेमाल हुए स्रोत की ऊर्जा का हुआ कुछ भाग उपयोगी कार्य करने, जैसे पंखे की पंखुड़ियों को घुमाना में इस्तेमाल किया जाता है। स्रोत की ऊर्जा का शेष भाग इस ऊष्मा को पैदा करने में खर्च होता है, जो संयंत्रों के ताप में वृद्धि करती है। इसका प्रक्षेपण प्राय हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। उदाहरण के लिए हम किसी विद्युत पंखे को लगातार काफी समय तक चलाते हैं तो वह गर्म हो जाता है। इसके विपरीत यदि विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक अर्थात बैटरी से केवल प्रतिरोधकों का एक समूह ही जोड़ा है तो स्रोत की ऊर्जा लगातार पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होती रहती है। यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। इस प्रभाव का प्रयोग विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री जैसी युक्तियों में किया जाता है। प्रतिरोध R के किसी प्रतिरोध पर चर्चा कीजिए जिससे विद्युत धारा I प्रभावित हो रही है। मान लीजिए इसके सिरों के मध्य विभवांतर भी है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। मान लीजिए इससे समय t में से Q आवेश प्रभावित होता है। Q आवेश विभवांतर V में से प्रभावित होने में किया गया कुल कार्य VQ है। अतः स्रोत का समय t में VQ ऊर्जा की आपूर्ति करनी चाहिए। अतः स्रोत द्वारा परिपथ में निवेशित शक्ति अर्थात समय t में स्रोत द्वारा परिपथ को दी गई ऊर्जा P×T है, जो भी IT के समान है। स्रोत द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली
इस ऊर्जा का क्या होता है? यह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्रतिरोधक में क्षयित हो जाती है। इस प्रकार की अस्थायी विद्युत धारा I द्वारा समय t में पैदा ऊष्मा की मात्रा यह जूल का तापन नियम कहलाता है। इस नियम से यह पूरी तरह स्पष्ट है कि किसी प्रतिरोधक में पैदा होने वाली ऊष्मा दिए गए प्रतिरोधक में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती दिए गई विद्युत धारा के लिए प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती उस समय के अनुक्रमानुपाती होती है जिसके लिए दिए गए प्रतिरोध से विद्युत धारा गुजरती है। व्यवहारिक परिस्थितियों में जब एक विद्युत संयंत्र को किसी ज्ञात वोल्टता स्रोत से जोड़ते हैं तो संबंध I=V/R के द्वारा उस संयंत्र से गुजरने वाली विद्युत धारा परिकलित करने के बाद समीकरण 21 का उपयोग करते हैं। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग। किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न होना विद्युत धारा का अवश्यभावी परिणाम है। बहुत सी स्थितियों में यह अवांछनीय होता है क्योंकि वह उपयोगी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में रूपांतरित कर देता है। विद्युत परिपथों में अपरिहार्य तापन परिपथ के अवयवों के तापन में वृद्धि कर सकता है जिसके उनके गुणों में परिवर्तन हो सकता है। विद्युत इस्त्री, विद्युत टोस्टर, विद्युत तंदूर, विद्युत केतली तथा विद्युत हीटर जूल के तापन पर आधारित कुछ सुपरिचित युक्तियां हैं। विद्युत तापन का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में भी होता है, जैसा कि हम विद्युत बल्ब में देखते हैं। यहाँ पर बल्ब के तंतु को उत्पन्न ऊष्मा को जितना संभव हो सके रोके रखना चाहिए ताकि वह अत्यंत तप्त होकर प्रकाश उत्पन्न करे। इसे इतने उच्च ताप पर पिघलना नहीं चाहिए। बल्ब के तंतु को बनाने के लिए टंगस्टन गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस का उपयोग किया जाता है, जो उच्च गलनांक की एक प्रबल धातु है। विद्युत रोधी टैंक का उपयोग करके तंतु को यथासंभव ताप विलगित बनाना चाहिए। प्राय बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी जाती है जिससे उसके तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है। तंतु द्वारा उपभोक्त ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है, परंतु उसका एक अल्प भाग विकिरित प्रकाश के रूप में भी दृष्टिगोचर होता है। जूल तापन का एक और सामान्य उपयोग विद्युत परिपथों में उपयोग होने वाला फ्यूज है। यह परिपथों तथा संयंत्रों की सुरक्षा किसी भी अनावश्यक रूप से उच्च विद्युत धारा को उनसे प्रभावित न होने देकर करता है। फ्यूज को युक्ति के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। फ्यूज किसी ऐसी धातु अथवा मिश्र धातु के तार का टुकड़ा होता है जिसका उचित गलनांक हो, उदाहरण के लिए एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड आदि। यदि परिपथ में किसी निर्दिष्ट मान से अधिक मान की विद्युत धारा प्रभावित होती है तो फ्यूज तार के ताप में वृद्धि होती है। इससे फ्यूज तार पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है। फ्यूज तार प्राय धातु के सिरे वाले पोर्सलन अथवा इसी प्रकार के विद्युत रोधी पदार्थ के कार्ट्रिज में रखा जाता है। घरेलू परिपथों में उपयोग होने वाली फ्यूज की अनुमति विद्युत धारा 1A, 2A, 3A, 5A, 10A आदि होती है। उस विद्युत इस्त्री के परिपथ में जो 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति उस समय उपभोग करती है तब उससे 220 वोल्ट पर प्रचालित करती है। विद्युत शक्ति। आपने अपनी पिछली कक्षाओं में यह अध्ययन किया था कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ऊर्जा के उपभोग होने की दर को भी शक्ति कहते हैं। हमें किसी विद्युत परिपथ में उपभोक्त अथवा क्षयित विद्युत ऊर्जा की दर प्राप्त होती है। इसे विद्युत शक्ति भी कहते हैं। शक्ति P को इस प्रकार व्यक्त करते हैं, P=VI। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट है। यह उस युक्ति द्वारा उपभोक्त शक्ति है जिससे उस समय 1A विद्युत धारा प्रभावित होती है जब उसे 1B विभवांतर पर प्रचारित कराया जाता है। वाट शक्ति का छोटा मात्रक है, अतः वास्तविक व्यवहार में हम इसके काफी बड़े मात्रक किलोवाट का उपयोग करते हैं। 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। चूंकि विद्युत ऊर्जा शक्ति तथा समय का गुणनफल होती है, इसलिए विद्युत ऊर्जा का मात्रक वाट घंटा WH है। जब 1 वाट शक्ति का उपयोग 1 घंटे तक होता है तो उपयुक्त ऊर्जा का 1 वाट घंटा होती है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा KWH है, जिसे सामान्य बोलचाल में यूनिट कहते हैं।
यह भी जानिए, बहुत से लोग यह सोचते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन उपयुक्त होते हैं। यह गलत है। हम विद्युत बोर्ड अथवा विद्युत कंपनी को विद्युत बल्ब, विद्युत पंखे तथा इंजन आदि जैसे विद्युत साधित्रों से इलेक्ट्रॉनों को गति देने के लिए प्रदान की जाने वाली विद्युत ऊर्जा का भुगतान करते हैं। हम अपने द्वारा उपभोग ऊर्जा के लिए भुगतान करते हैं।